हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड शिक्षकों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी यूपी टेट, सीटेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल शिक्षक भर्ती अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शिक्षक भर्ती अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के एक महत्वपूर्ण पोर्शन कोहलबर्ग का सिद्धांत। इससे आपके 2 से 3 अंक आपके पक्के हैं कि आने ही आने हैं। तो हम इस कोहलबर्ग के सिद्धांत को विधिवत समझ लेते हैं और मैं यहाँ पर समझाने के साथ साथ सबसे अंतिम में यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे आ चुके हैं। तो पहले हम पढ़ने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे आते हैं। तो जब तक हम इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे नहीं तब तक हम परीक्षा में सही उत्तर का हम चयन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को हम विधिवत समझ लेते हैं एक प्रयोग के माध्यम से। इसको हम बोलते हैं हेंज की कहानी या हेंज डिलीमा के आधार पर। तो वो मैं आपको जो है यहाँ पर देखिए, आपको नीचे में यहाँ पर बाई पिक्चर यहाँ पर मैं सब दिखा करके आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर सारा का सारा बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए आपको कि जो आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है। और इनका सम्मत जो है ये आपका अमेरिका से था। इन्होंने वहाँ पर शिकागो यूनिवर्सिटी यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पर प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने काम किया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नैतिकता की, तो हम लोग अगर देखें नैतिकता के रूप में हम क्या मानते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी सही है या गलत है, अन्याय है, न्याय है, आचार है, दुराचार है, सुकर्म है, दुकर्म है, आत्मचेतना है, स्वावलंबन है, ईमानदारी है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार तो हम कहते हैं कि उसके जो है उसमें नैतिक गुण हैं, सहनशीलता का उसके अंदर है, परिश्रमशीलता है। तो हम लोग जो है जनरली जो है इन शब्दों के माध्यम से नैतिकता को बताते हैं कि अमुक आपके ये शब्द हैं, अगर ये किसी व्यक्ति में उपलब्ध हैं या किसी बच्चे में उपलब्ध हैं तो हम मानते हैं कि बच्चा क्या यहाँ पर आपका जो है वो नैतिक विकास के स्तर पर है। अब यहाँ पर जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था ये लगभग जो है बच्चों पर ही रहा, और वो भी कैसे बच्चे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर इन्होंने जो अपने सारे के सारे प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक जो है जो नैतिकता का सिद्धांत अगर आपको विधिवत समझना है, अगर इसके जितने भी स्तर हैं, जितने भी इसके चरण हैं, अगर आपको क्रमबद्ध समझना है तो आपको फिर हेंज की जो दुविधा थी उस कहानी को आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है आपको कहानी के माध्यम से हम जितने भी इसके स्तर हैं उन स्तरों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर हेंज की दुविधा, कभी कभी इनको हम हेंज कहते हैं, कभी कभी आपको लिखा मिलेगा हाइंज। तो हेंज और हाइंज से आप यहाँ पर पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्योंकि हेंज के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब मैं नीचे क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर देखिए कि आपका सीधे हेंज की दुविधा से जो है क्वेश्चन बन गए हैं। तो पूरा आपको हेंज का जो कहानी है पूरी आपको पता होनी चाहिए। इसमें होता क्या कि जो हेंज की पत्नी होती है जो है कैंसर से पीड़ित होती है, मतलब ये कि समझिए कि बिल्कुल जो है मरने वाली होती हैं। तो होता क्या है कि जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको बताते हैं कि आपको जो है एक स्पेशल दवाई यहाँ पर जो है अभी अभी जल्दी खोज हुई है, वही दवाई आप दीजिए तभी ये ठीक होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हाइंज नामक व्यक्ति की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और डॉक्टर ने कहा कि एक ही दवाई बनी है जो इन्हें बचा सकती है, और उस दवाई में क्या होता था, रेडियम होता था। ठीक है, और रेडियम क्योंकि महंगा होता था तो यहाँ पर जो है और ये दवाई जो थी हाल ही में एक जो विक्रेता था, दवा विक्रेता ड्रगिस्ट था वहाँ पर, उसने जो है खोजी थी यहाँ पर जो है, और उसकी जो लागत थी उस दवाई की यहाँ पर $200 थी। मतलब जो दवाई जो बनने में जो खर्च होता था वो $200 लगता था। लेकिन जब ये हिंद उनके पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है आप दवाई वही लीजिए, लेकिन ड्रगिस्ट ने कहा कि आपको जो है इसका 200 का जो है 10 गुना, मतलब ये हुआ कि $2000 आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मुनाफा कमाना है क्योंकि हमने दवाई की खोज की है। तो वो $2000 की जो है यहाँ पर दवाई देता था वो ड्रगिस्ट। तो हिंद ने क्या किया कि लोगों से उधार मांगा दवाई लेने के लिए, लेकिन जो है उधार मांगते मांगते उनके पास केवल जो है यहाँ पर $1000 इकट्ठा हो पाए, और जो मांग थी वो थी $2000 की। तो कुल मिला के आधे पर जो है हिंद पहुँच गए अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब पैसे पूरे नहीं हुए तो जब ड्रगिस्ट के पास दोबारा गए यहाँ पर दवा लेने की, तो वहाँ पर ड्रगिस्ट ने क्या किया, दवा देने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो हिंद थे वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो पत्नी को बचाने के लिए जो ड्रगिस्ट होता है जिसकी प्रयोगशाला होती है उस प्रयोगशाला को तोड़ करके जो है वो दवाई चुरा लाते हैं और अपनी पत्नी को दे देते हैं। ठीक है, तो उनकी पत्नी की जान बच जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हेंज के पास कई दुविधाएं हैं, वो अपनी पत्नी की जान बचाएं या फिर जो है जो उनके नियम थे कि नहीं ताला तोड़ेंगे तो वहाँ पर चोरी का इंजाम आएगा। ठीक है, तो वो नैतिक दुविधा में जो है फंस गए, इसीलिए हम हिंज की नैतिक दुविधा की कहानी भी इसको हम इसके रूप में जानते हैं। तो इसे इंग्लिश में हेंज डिलीमा बोलते हैं और आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंज की दुविधा। तो ये मैंने जो है चित्रों के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर जो कहानी का सारांश है थोड़ा आप जो है जल्दी में थोड़ा सीख लीजिए, अगर आपको बहुत कम समय आपके पास है तो आप क्या है, इसमें 3 बिंदु हैं
कहानी के सारांश में पहला इसमें आपका समस्या है, दूसरा आपका यहाँ पर हाइंज का प्रयास है, और तीसरा यहाँ पर आपका जो है हिंज की दुविधा है। ठीक है, तो तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। समस्या क्या थी? हिंज की पत्नी जो है कैंसर से पीड़ित थी। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर लिखा है कैंसर से पीड़ित थी, तो आप बता सकते हैं। हाइंज का प्रयास क्या हुआ कि दवाई के लिए $2000 इकट्ठा करना वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन $1000 वो इकट्ठा कर पाए और ड्रगिस्ट ने दवा देने से मना कर दिया। दुविधा क्या आई? पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुराना चाहिए या नहीं, ये जो है हिंज के पास दुविधा आई। और इसी दुविधा के आधार पर जो है कोहलबर्ग ने 3 स्तर दे दिए। किसके? नैतिक विकास के 3-4 स्तर दे दिए। अब उन 3 स्तरों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तीनों स्तर से आपके प्रश्न हमेशा बन जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो है हिंज का जो आपका क्लासिफिकेशन उसके आधार पर किया है कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण, तो जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो चरण बताए हैं वो इसी हिंज डिलेमा के आधार पर डिफाइन किए हैं। तो उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विकास के जो आपके चरण हैं 3 स्तर आपके यहाँ पर हैं, इसको हम स्तर लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका चरण आपको आगे मिलेंगे। पहला यहाँ पर आपका होता है, इंग्लिश में कभी कभी लिखा मिलेगा आपको, तो इंग्लिश वाला वर्ड भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंग्लिश वाला वर्ड क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा आपका है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा आपका है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब ये अलग अलग नामों से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बांट दे रहा हूँ, ये आपके अलग अलग नाम है, 3 आपके स्तर हैं। प्री कन्वेंशनल कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, और इसको और बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर। दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, और तीसरा आपका यहाँ पर आपका है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये आपके 3 स्तर हैं। कोहलबर्ग ने तीनों स्तरों को जो है अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया है। अब हम इन स्तरों को अलग अलग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। देखिए, जो मैंने यहाँ पर कंटेंट आपको देने का प्रयास किया है, ये आपका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके 2 से 3 अंक आपके हर हाल में आने हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कंटेंट बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है, बहुत ही यहाँ पर सागर्भित है, तो इसको आप जो है कहीं पर आप लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व पारंपरिक स्तर की। देखिए, होता क्या है, अगर हम बात करें पूर्व पारंपरिक स्तर में, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सांस्कृतिक नियमों अच्छे बुरे सही गलत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये लाइन आपसे पूछ सकता है कि किस स्तर में बच्चा सांस्कृतिक नियमों अच्छे बुरे सही गलत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो आप बताएंगे पूर्व पारंपरिक स्तर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या होता है, इनके कार्यों के भौतिक या सुखवादी परिणामों के संदर्भ में व्याख्या करता है। ठीक है, भौतिकवादी और सुखवादी जो परिणाम होते हैं इसकी वो जो है व्याख्या करना चाहता है बच्चा। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होता है। अब देखिए, पूर्व पारंपरिक चरण के यहाँ पर 2 स्तर है। देखिए, हमने कहा कि 2 चरण हैं, मेन आपके 3 स्तर हैं। ठीक है, कौन सा? आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अब प्रत्येक स्तर में आपके 2-2 चरण हैं, तो कुल आपके बनेंगे 6 चरण, 3 स्तर और 6 चरण। तो यहाँ पर हम पहले स्तर में किसकी बात कर रहे हैं? इन 2 चरणों की बात कर रहे हैं। पहला चरण क्या इसमें है? दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है, तो आप बताएंगे पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। ठीक है, या इसमें और पूछ सकता है आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था, इसका दूसरा नाम है। तो इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो दंड से बचाव और सत्ता के प्रति सम्मान, मतलब ये कि बच्चे सोचते हैं कि हमें दंड ना मिले, तो उनसे जो भी आप कार्य कहेंगे तो बच्चे दंड के डर से जो है आपका कार्य कर देते हैं। और सत्ता के प्रति सम्मान, मतलब जो पहले से अधिकार संरक्षित हैं उसके प्रति वो सम्मान जो है रखना चाहते हैं कि सम्मान बना रहे। तो दंड के डर से और सम्मान के डर से जो यहाँ पर आपका जो है ये आपकी व्यवस्था है, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये परीक्षा में आपसे इससे क्वेश्चन आपका हर हाल में बन जाएगा। जो दूसरा आपका इसमें चरण है, इसको हम बोलते हैं वाद्य सापेक्षतावादी अभिविन्यास, या फिर इसको बोलते हैं जो है यांत्रिक सापेक्षतावादी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल हम बोल देते हैं इसको जो है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सीधे सीधे क्या होता है, लाभ होता है। मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है वो बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका आत्म केंद्रित, कुल मिला के बच्चा अपना लाभ उसमें देखता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आत्म केंद्रिता बोलते हैं। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बच्चा किस स्तर में जो है आत्म केंद्रित होता है लॉरेंस कोहलबर्ग के, तो आप क्या बताएंगे पूर्व पारंपरिक स्तर में। लेकिन चरण कौन सा आपका है, दूसरा आपका चरण है। ठीक है, तो पहला दूसरा चरण भी पूछ सकता है कौन सा आपका चरण है। ठीक है, तो ये हम जो है उसमें ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सही क्रिया क्या होती है, वह जो किसी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और कभी कभी दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है। कहने का मतलब ये हो कि सीधा संपर्क किससे हो रहा है, लाभ से हो रहा है। मतलब ये कि अगर बालक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तब भी वहाँ पर लाभ की भावना है, मतलब आत्मकेंद्रिता की भावना है। और अगर कभी कभी दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है तो वहाँ पर भी जो है लाभ का सेंस आ रहा है। तो जहाँ पर भी लाभ का सेंस आएगा वहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, पहले स्तर के दूसरे चरण यानी कि वाद्य सापेक्षतावादी अभिविन्यास या यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास, या सीधे इसको हम लोभ बोलते हैं। तो आप इन टर्म्स को जरूर याद रखेंगे, जो आपका टर्म है वाद्य सापेक्षतावादी और यांत्रिक सापेक्षतावादी। लाभ तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो इसके जो साइकोलॉजिकल जो वर्ड हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत से जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको समझ आ गया कि आज्ञा और दंड की व्यवस्था किसमें आता है, पूर्व पारंपरिक स्तर में। और यहाँ पर जो आपका लोभ वाला जो स्तर है यानी कि वाद्य सापेक्षतावादी आपका जो विन्यास है ये आपका जो है किसमें आता है, ये भी आपका पूर्व पारंपरिक का आपका सेकंड चरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे गए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा नीचे तो उसमें देखना कि बिल्कुल आपको एज इट इज क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर
मिलेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया पारंपरिक स्तर दिया गया है। तो मैंने कहा कि जैसे आपका पूर्व पारंपरिक स्तर था उसके आपके 2 चरण थे, यहाँ पर भी आपको 2 चरण देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। पारंपरिक स्तर में क्या होता है कि नैतिकता से संबंधित कुछ नियम स्वीकारना रहता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो पहले से परिवार के नियम बने हैं, समाज के नियम बने हुए हैं, या जो आपके समाज जो राष्ट्र के आपके नियम, देखिए सोसाइटी परिवार हो गया आपका, समाज हो गया आपका, राष्ट्र हो गया आपका, और उसके बाद जो भी आपकी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है। तो नैतिकता से जो आपके जो कुछ नियम होते हैं वो आपको स्वीकारना है, जो परिवार, समूह, समाज और राष्ट्र हित में क्या होते हैं, कल्याणकारी हो, उन्हें अपनाना या अपनाने की सोच, ये आपका जो है किसमें आपका आता है, पारंपरिक स्तर में आता है। पारंपरिक का मतलब आप सीधे समझिए परंपरा से, ठीक है। परंपरा क्या होती है, जो पहले से चली आ रही है उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। और हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि हम समाज के लिए अच्छे बने रहें, परिवार के लिए अच्छे बने रहें, समूह के लिए अच्छे बने रहें, राष्ट्र के लिए अच्छे बने रहें। तो अगर हमें अच्छा बनना है, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो है उन चीज़ों को हम स्वीकारेंगे जो नैतिकता संबंधी कुछ नियम हमारे पहले से बने हुए हैं, वही क्या परंपरा है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इसको भी आपको 2 चरणों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर आपका है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, इससे क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाते हैं। और किसमें आपका आता है, ये परंपरा में आता है। परंपरा का आपका पहला चरण है, ठीक है। मतलब ये कि चरण नंबर ऊपर से काउंटिंग करें तो 3 है, लेकिन जो परंपरा में आपका ये पहला चरण है, ठीक है। हर स्तर के 2-2 चरण हैं। अगर आपसे ऐसे पूछता है, देखिए कुल 6 चरण हैं, तो मैं यहाँ पर 3 नंबर दे दिया हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पारंपरिक का कौन सा चरण है, तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका पहला है, मतलब पारंपरिक का पहला, वैसे आपका क्रम संख्या में आपका तीसरा चरण है, ठीक है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आपका इसको और बोलते हैं यहाँ पर प्रशंसा की अवस्था। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी परंपरा का काम करते हैं, जैसे पूर्वजों का अभिवादन करना है, सम्मान करना उनका है, तो ये क्या है आपका एक प्रकार से क्या है, हमारी परंपरा चली आ रही है। तो अगर हम अभिवादन करते हैं सोसाइटी में, परिवार में, समाज में, तो हमको कहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या है या अमुक बच्चा क्या अच्छा है। तो प्रशंसा की अवस्था होती है। और प्रशंसा कैसे होता है, कोई ना कोई उसको अनुमोदित करता है। मतलब ये हुआ कि अनुमोदन क्या होता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपको जब कोई कहता है कि नहीं आप वास्तव में अच्छे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुमोदन बोलते हैं, ठीक है। और अनुमोदन होने पे क्या होता है कि बच्चे को बहुत खुशी होती है। तो ये अच्छा लड़की अच्छा लड़का विन्यास अथवा प्रशंसा की अवस्था क्या है आपका, ये पारंपरिक चरण का आपका पहला चरण है। वैसे आपका तीसरा है, लेकिन पारंपरिक स्तर का यहाँ पर आपका पहला चरण है, ठीक है। स्तर आपके 3 है, चरण आपके 6 है। ध्यान रखेंगे प्रत्येक स्तर में आपके 2-2 चरण हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका इसमें होता क्या है। अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्न करता है या सहायता करता है, मतलब मदद करता है। देखिए जब हम किसी अगर हमसे कोई कहता है कि कोई काम कर दीजिए, अगर उसकी हम सहायता करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है हमको अच्छा कहेगा। और अगर हमने मना कर दिया तो वो कहता है कि अच्छा लड़का नहीं है, खराब लड़का है। तो अगर हम उनकी सहायता करते हैं, उनकी हम मदद करते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो करते क्या है कि हमको अनुमोदित करते हैं, ठीक है। अनुमोदन होता है, और अनुमोदन जब मिलता है तो हमको भी खुशी होती है। तो प्रशंसा की अवस्था या यहाँ पर आप अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था, अच्छा व्यवहार करके अनुमोदन अर्जित करना, ये आपका जो इसका मेन लक्षण होता है इस स्तर का। देखिए अगला आप देखते हैं यहाँ पर आपका जो चौथा आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है चरण आपका चरण नंबर चौथा, लेकिन आपका पारंपरिक का यहाँ पर आपका जो है दूसरा है, ठीक है। पारंपरिक स्तर का यहाँ पर आपका दूसरा है और टोटल में आपका चौथा चरण है। इसे हम बोलते हैं कानून एवं व्यवस्था विन्यास या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे राष्ट्र के कुछ नियम निर्धारित होते हैं पहले से, तो उसके प्रति हमारा सम्मान और कानून जो व्यवस्था मतलब पहले से जो है उसको हम वहाँ पर फॉलो करें। तो ये हमारा जो है चरण नंबर 4 है। इसमें होता क्या है, कुछ निश्चित नियम होते हैं, प्राधिकरण मतलब कुछ अधिकार जो है होते हैं सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव रखने के लिए। तो जो सामाजिक व्यवस्था पहले से बनी हुई है उसका हम अगर रखरखाव रखते हैं, निश्चित नियमों का हम अनुपालन करते हैं, जो प्राधिकार पहले से बने हैं उनका हम अनुपालन करते हैं, सही व्यवहार में अपना कर्तव्य स्थापित वह सरकार के प्रति सम्मान दिखाना। मतलब ये हुआ कि हम अपना व्यवहार कर्तव्य जो है वो हम कैसा करें, जो पहले से वह सरकार है स्थापित है उसके प्रति हम सम्मान भी दिखाएं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को हम बनाए रखें। तो हम किसके अंतर्गत आते हैं, इस कानून एवं व्यवस्था विन्यास में आते हैं, चरण नंबर 4। अब देखिए नैतिकता के आधार क्या होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें इस चरण में नियम, कानून और व्यवस्थाएं 3 ही चीज़ें हैं। अगर हम इनको फॉलो करें तो हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है बहुत नैतिक है, बच्चा जो है बच्चे में जो एथिक्स का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये चीज़ें हैं नियम, कानून और व्यवस्थाएं। अगर आपसे पूछे कि नियम, कानून और व्यवस्थाएं किस स्तर में आपके आते हैं, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर आपका पारंपरिक स्तर में जो आपका दूसरा चरण है कानून एवं व्यवस्था विन्यास, ठीक है। हम दोनों का ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते अगले यहाँ पर चरण पर। अगला आपका चरण स्तर यहाँ पर आपका है उत्तर पारंपरिक स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाते हैं। क्वेश्चन आपके 2 से 3 अंक पक्के हैं कोहलबर्ग के, और आप अगर ये पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके बचेंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तर पारंपरिक आपका स्तर है, इसमें क्या होता है कि बालक अपने स्वयं के नियम अपने मूल्यों, धारणाओं और मान्यताओं के आधार बना लेते हैं। मतलब ये कि जो बच्चे होते हैं वो धारणाएं जो होती हैं पूर्व में, उनके आधार पर अपने कुछ स्वयं के नियम बनाते हैं, ठीक है। और तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हैं, संशोधन और नवीन परिभाषा। मतलब ये कि जो पूर्व जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी, उनके आधार पर नए नियम बनाते हैं और उनको नए तरह से
परिभाषित करते हैं, ये भी वो कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं नियमों में। मतलब ये कि अगर किसी का हित हो रहा है तो उसमें हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए ये तो आप चीज़ें कैसे पढ़ रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ कि इस अस्त्र के हिसाब से। अभी जब मैं बताऊँगा आपको जो है हिंद के प्रयोग के आधार पर, तो वहाँ पर आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपके मन में दुविधा रहेगी। इसके भी देखिए आपके 2 चरण हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका जो चरण है यहाँ पर आपका जो इसका ये आपका पहला है, मतलब तीसरे अस्त्र का पहला चरण आपका है, और वैसे आपका 5वां चरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आपसे कभी कोई पूछता कि तीसरे का पहला चरण क्या है, ठीक है, या तीसरे स्तर का दूसरा चरण का है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। प्रत्येक स्तर के आपके 2-2 चरण हैं, तो आपको क्रम संख्या भी आपसे पूछ सकता है कि किस चरण में क्या होता है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। 5वां चरण क्या है? सामाजिक अनुबंध है, कानूनी विन्यास है, व्यक्तिगत मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी की भलाई हो रही है तो हम जो है कानूनों को जो है तोड़ सकते हैं, कानून जो है उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ला सकते हैं। तो ये आपका जो है सामाजिक अनुबंध, कानूनी विन्यास, इसमें बच्चे जो है अपना जो है यहाँ पर जो भी धारणाएं मान्यताएं हैं उनको तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका लिखा है सामाजिक उपयोगिता के विचार के संदर्भ में कानून को बदलने की संभावना पर जोर दिया जाता है। मतलब यह कि अगर हम कोई ऐसा नियम जो हमारे समाज के लिए यहाँ पर उपयोगी नहीं हो रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं, उसमें संभावनाएं होती हैं कि उनको हम बदल करके जो है चेंज कर सकें। आगे कानून स्थिर नहीं है, मतलब यह कि कानून स्थिर नहीं है, समाज की भलाई के लिए कानून तोड़े जा सकते हैं। तो ये आप जो है लाइन याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि समाज की भलाई के लिए कानून तोड़े जा सकते हैं, ये किस स्तर में आता है, किस चरण में, तो आप बताएंगे तीसरे स्तर के यहाँ पर आपके पहले चरण में। ठीक है, या अगर चरण पूछे सीधे तो आप बताएंगे 5वें चरण में। तो दोनों तरह से आप यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है सार्वभौमिक नैतिकता, अनैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है इसका दूसरा चरण। ठीक है, कौन से? तीसरे स्तर का यहाँ पर आपका दूसरा चरण। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक मानव नैतिकता या विवेक की अवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विवेक की अवस्था पूछ सकता है कि विवेक की अवस्था हम किसे कहते हैं, किस स्तर में, किस चरण को कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास किसमें आपका आता है, तो ये हम चीज़ें सब समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के अनुसार विवेक के निर्णय के द्वारा अधिकार को परिभाषित करना। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है अपने स्वयं के विवेक के आधार पर जो नैतिकता है उसको हम चूज़ करके अपना हम जो है अधिकार जो है वहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। इसमें होना क्या चाहिए? न्याय, पारस्परिकता, मानव अधिकार, सामाजिक कल्याण और बहुजन हिताय। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। न्याय किसमें आपका आता है, किसमें आएगा? सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब यह हुआ कि जो आपका सार्वभौम हो, सभी का हित हो, सभी के साथ न्याय हो, मानव अधिकारों की रक्षा हो, सभी का कल्याण हो। ये सारे के सारे बिंदु किसमें आपके आते हैं? इस छठे चरण में आपके आते हैं, उत्तर पारंपरिक स्तर के। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आपके यहाँ पर 3 स्तर हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर, उसके आपके 2 चरण हैं, इसी प्रकार से पारंपरिक स्तर के आपके 2 चरण हैं, और उसके बाद उत्तर पारंपरिक के आपके 2 चरण हैं। ठीक है, तो हम इन चरणों का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं हिंद की कहानी के आधार पर, अगर इसको आप समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए स्तर आपको दिया गया कि जैसे पहला आपका यहाँ पर स्तर देखिए इसको दिया गया है, पहला स्तर पूर्व परंपरागत, इसका पहला क्या यहाँ पर आपका आज्ञाकारिता है, दूसरा यहाँ पर आपका लोभ था। मैंने बताया था कि पहले आपका स्तर है और ये चरण आपके दिए गए हैं। जैसे आज्ञाकारिता का ये आपका क्या है, ये आपका चरण है। ठीक है, चरण है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको हेंज की बात है तो इसकी कीमत केवल $200 है, ना कि वह राशि जो दवा विक्रेता इसके लिए चाहता था। हेंज ने तो इसके लिए भुगतान करने के लिए पेशकश भी की थी और वह कुछ और चुरा नहीं रहा था। ठीक है, ये आज्ञाकारिता की बात हो गई। अब यहाँ पर जो है हेंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि मतलब ये कि दवा चुरानी चाहिए, मतलब हेंज के पक्ष में बात हो रही और हेंज के विपक्ष में बात हो रही, सारे के सारे चरणों को लेकर के। ठीक है, सभी चरणों को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दवा चुराना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, दवा नहीं चुराना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आपका कीमत केवल $200 थी, ना कि वह राशि जो दवा विक्रेता इसके लिए चाहता था। ठीक है, हेंज ने तो इसके लिए भुगतान करने की पेशकश, मतलब जो वास्तविक मूल्य था उसका $200 वो तो वो दे ही रहा था, क्योंकि उसके पास $1000 हो गए थे, लेकिन वो ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में जो है $2000 मांग रहे थे। ठीक है, अब दवा नहीं चुराना चाहिए था, इसके पक्ष में क्या है कि परिणाम स्वरूप से जेल में डाल दिया जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि वह बुरा व्यक्ति है। ठीक है, ये आज्ञाकारिता की बात हो गई, मतलब हुआ कि अगर मानता है तभी दुविधा है और नहीं मानता है तभी दुविधा है, दोनों तरह से। लोभ में क्या, अगर वह अपनी पत्नी को बचा लेता है तो उसे बहुत खुशी होगी, भले ही इसके लिए उसे जेल की सजा काटनी पड़े। ये उसका लोभ था, मतलब जो दूसरा स्तर था यहाँ पर आपका वाद सापेक्षिकता जो है आपका विन्यास जो था वो आपका इसमें आता है लोभ में। और अगर ये नहीं करता, जेल एक भयानक जगह है और वह अपनी पत्नी की मौत के गम में तड़पने के बजाय जेल की कोठरी में सड़ना ज़्यादा पसंद करेगा। मतलब अगर वो ऐसा नहीं करता तो करने के संबंध में मतलब ये हुआ कि हेंज दवा चुराता क्योंकि मतलब चुराना चाहिए था क्योंकि, और चुराना नहीं चाहिए था क्योंकि इसके संदर्भ में अलग अलग स्तर को डिफाइन किया गया। अब देखिए ये पारंपरिक स्तर आपका दिया गया अनुपालन, मतलब ये कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपका जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उसकी बात यहाँ पर है। उसकी पत्नी को यही उम्मीद है कि वह एक अच्छा पति बनना चाहते हैं, मतलब यह कि उसकी पत्नी चाहती थी कि ये एक अच्छा जो है पति बने। ये क्या है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला आपका यहाँ पर है, पारंपरिक के आपके दोनों स्तर हैं। अब अगर इसमें अगर चुराना नहीं चाहिए था क्योंकि चोरी करना बुरा है और वह अपराधी नहीं है, उसे कानून तोड़े बिना हर संभव कोशिश की है, आप उसे दोष नहीं दे सकते। मतलब ये कि चोरी करना बुरी बात है, ये उसे नहीं करना चाहिए, आपका नहीं के पक्ष में है। अगर हम कानून में व्यवस्था की बात करें तो थोड़ा सा देखते हैं, उसकी पत्नी को तो फायदा होगा ही, लेकिन उसे अपराध के लिए निर्दोष सजा भुगतनी चाहिए और साथ ही दवा विक्रेता को उसका बकाया भी चुकाना चाहिए। अपराधी कानून की परवाह बिना, मतलब अगर जो कानून व्यवस्था का अनुपालन करें तो
ठीक है, मतलब ये हुआ कि उसको जो सज़ा हुई उसका भुगतान करना चाहिए, बकाया देना चाहिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका पक्ष में है। और अगर वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि कानून चोरी को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, ये मतलब ये हुआ कि कानून जो होता है वो चोरी करने को रोकता है, तो ये इस संदर्भ में आपका दिया गया है। आगे और देखें थोड़ा और इसको हम जो है उत्तर पारंपरिक स्तर में देख लें। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक अनुबंध विन्यास, मतलब जो नियम कानून बने हैं, तो मैंने कहा कि कानून चाहे जो हर किसी को जीवन चुनने का अधिकार, मतलब वो चुरा लिया उसके संदर्भ में, चुराया है क्योंकि, चुराना चाहिए क्योंकि कानून चाहे जो हो हर किसी को जीवन चुनने का अधिकार है, ये तो हो गया। अब चुराना नहीं चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक को उचित मुआवजा पाने का अधिकार है, भले ही उसकी पत्नी बीमार हो, इससे उसके कार्यों को जायज़ नहीं ठहरा सकते। मतलब ये हुआ कि चुराना नहीं चाहिए क्योंकि उनके कामों को हम जो है उचित नहीं ठहरा सकते हैं, जो हमारे कानून हैं उनके हिसाब से। अगर चुरा लिया तो मतलब ये हुआ कि जीवन चुनने का सबको अधिकार है, हम नियम को तोड़ सकते हैं अगर किसी का फायदा, किसी का हित हो रहा है। अब हम अगर बात करें सार्वभौमिक मानव नैतिकता के बारे में, तो यहाँ पर है किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों की तुलना में किसी मानव जीवन को बचाना अधिक मौलिक मूल्य है। बिल्कुल सही बात है, मतलब चुरा लिया है तो उसमें क्या हुआ कि हम जो मानव मूल्य हैं, जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, उनको हम बचा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं चुरा रहे हैं, मतलब नहीं चुराना चाहिए क्योंकि अन्य लोगों को भी इस दवा की उतनी ही सख्त जरूरत हो सकती है और उनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सभी के लिए जो है जीवन महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण था, ये नहीं चुराने के संदर्भ में। तो आप इनको जब समझेंगे कैसे, ऐसे हेंज को दवा चुराना चाहिए क्योंकि, और दूसरा क्या है, हेंज को दवा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि, इस संदर्भ में तो आपको ये सारी की सारी बिंदु क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कोहलबर्ग के जो सिद्धांत थे इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई और आलोचनाओं से क्वेश्चन भी आपके जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। और क्वेश्चन कैसे बने हैं वो आपके जो एग्जाम पेपर्स में आए हैं 2024 में, 2023 में, 2021 में, 2019 में, उन सभी को मैंने यहाँ पर कराने का प्रयास कर लिया है। तो अब हम समझते हैं कि इनकी आलोचनाएं क्या है। मतलब ये हुआ कि इनका सिद्धांत जो है नैतिक विकास सिद्धांत, बहुत हद तक जो है इन्होंने जो है अपना प्रयास पूरा किया समझाने का, प्रयोगों के माध्यम से बच्चों प्रयोग किए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ आलोचनाएं जो है इनको मिली। वो कैसी आलोचनाएं, देखिए यहाँ पर आपका, देखिए दो चीज़ें हैं, एक आपका यहाँ पर नैतिक तर्क है और दूसरा आपका यहाँ पर नैतिक व्यवहार है। और कभी भी नैतिक तर्क जो है वो नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नैतिक व्यवहार एक अलग चीज़ है। तर्क में हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम न्याय पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है, तर्क में क्या, यहाँ पर आपका हम न्याय पर अधिक बल देते हैं, लेकिन जो आपका नैतिक व्यवहार है वो आपकी अलग चीज़ होती है। व्यवहारिकता में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे, अगर हम न्याय की बात करें तो हम सभी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी आलोचना हुई कि नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार को कभी बराबर नहीं होता है। नैतिक व्यवहार आपका अलग चीज़ है और नैतिक तर्क आपका अलग चीज़ है। ये इनकी जो है आलोचना हुई है कि उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, नैतिक तर्क पे किया है, नैतिक व्यवहार पे नहीं किया है। यहाँ पर देखिए न्याय पर अधिक बल देता है, नैतिक व्यवहार पे नहीं देता है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, इसमें होता क्या कि जो बच्चे होते हैं वो किसी, जैसे मान लीजिए अगर आपका व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है, मान लो अगर आपका व्यक्तिगत लोग हैं तो वहाँ पर व्यक्तिगत समुदाय होगा, कुछ आपके क्या होते हैं सामूहिक होते हैं, कुछ आपके पूर्वी सभ्यता संस्कृति से होते हैं प्रभावित। तो यहाँ पर क्या होता है, सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह था इनमें जो है इनके सिद्धांत में झलकता था। आयु पूर्वाग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिकांश जो आपके कर्ता थे वो क्या थे, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जिनके पास स्पष्ट कोई शादी का यहाँ पर अनुभव नहीं था। मतलब ये हुआ कि जो इनका प्रयोग था ये 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए था। तो अगर हम हेंज की दुविधा के आधार पर अगर हम जो है चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहें कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 16 वर्ष के बच्चों की तब तक शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जो है इनको आलोचना मिली कि जो है इन्होंने सारे के सारे प्रयोग 16 वर्ष से कम पे किए हैं और बच्चों को जो है यहाँ पर शादी का कोई तजुर्बा नहीं था, तो वो अपनी नैतिक विकास को कैसे डेवलप करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है, ठीक है, 3 स्तर में बांट करके। हेंज की दुविधा यहाँ पर आपकी ये भी जो है इन्होंने स्पष्ट नहीं की गई है। हेंज की दुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर आपका जेंडर पूर्वाग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। कैरोल गिलिगन, मतलब ये कि अगर आलोचना के बारे में बात करें तो किसने किया है जेंडर पूर्वाग्रह पे, कैरोल गिलिगन आपसे पूछ सकता है कि नैतिक कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जेंडर पूर्वाग्रह पर किसने आलोचना की, तो आप क्या बताएंगे, कैरोल गिलिगन। और इन्होंने बताया क्या, कोहलबर्ग का सिद्धांत पक्षपाती था क्योंकि उनके नमूने में सभी 10 विषय पुरुष ही थे, मतलब सारे विषय किसके थे, यहाँ पर आपके पुरुष के थे। यहाँ पर जो है महिलाओं को यहाँ पर नहीं रखा गया। तो ये क्या है, ये आपका इनका पूर्वाग्रह है। और कोहलबर्ग मानते थे, क्यों उन्होंने रखा नहीं, कोहलबर्ग मानते थे कि महिलाएं जो होती हैं वो नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर बनी रहती हैं। मतलब जो तीसरा आपका स्तर है दूसरों के कल्याण पर, ठीक है, कि दूसरों की भलाई हमेशा चाहती हैं महिलाएं, तो उनका मानना था ये, तो ये इनका पूर्वाग्रह था। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट जो है ये महिलाओं पर नहीं किए, पहले से पूर्वाग्रही थे कि ये जो है नैतिक विकास के जो है तीसरे स्तर में जो है आपकी रहती हैं महिलाएं, ठीक है, दूसरों का कल्याण देखती है हमेशा जो है। तो इन्होंने, अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला इसमें है महिलाओं को क्या बताया कि इनकी जो है देखभाल की नैतिकता है। कैसी इनकी नैतिकता है, देखभाल की। तो देखभाल अगर आप देखें तो वो क्या है, दूसरों का कल्याण है। और दूसरों का कल्याण किसमें आपका आता है, उत्तर पारंपरिक स्तर में आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पर आपका पुरुष, इनको बोला गया है न्याय की नैतिकता। तो ये इन्होंने जो है अपना पूर्वाग्रह पहले से बनाया था कि महिलाएं क्या होती हैं, वो तीसरे ही स्तर पर होती हैं, तो उनमें ज़्यादा हम स्तरों का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैरोल गिलिगन ने किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं इसमें जो है, अब ये कुछ क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर दिया गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने
से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। मैंने अभी कहा, अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है, और मैंने इसमें पहले बताया था कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर हम देखें अच्छा बुरा समझने में यहाँ पर जो है नियम कानून जो है नम्य और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसका ही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों के रूप में होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो ये आपका अभिकथन और यहाँ पर काल वाला आपका ये है जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कानून क्या है, कानून जो है हम तोड़ सकते हैं, कानून स्थिर नहीं है। अगर हम लोक कल्याणकारी हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, ठीक है, और सामाजिक सौहार्द चाहते हैं, किसी का भलाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कानूनों को तोड़ सकते हैं। और ये बताया कि नैतिक विकास क्रमिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये कथन और निष्कर्ष वाला यहाँ पर आपका है, कथन और काल वाला, तो दोनों आपके सही हैं। और जो आपका आर है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि 3 आपके स्तर हैं और आपके 6 चरण हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका जो है कर रहा है आर, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। मैंने इसके पहले ही चर्चा कर ली है कि आपको लाभ की बात कहाँ देखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाभ देख रहे हैं तो इसमें देखिए आपको दिया गया कि पहले स्तर के पहले चरण में, ठीक है, फिर दूसरा दिया गया कि यहाँ पर आपका पहले स्तर के दूसरे चरण में। अब देखिए ध्यान देना है, अगर आपको स्तर ही नहीं मालूम है, चरण ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे बताएंगे। हमने कहा था आत्म केंद्रिता और लाभ जो हमने बताया था वो कहा था कि जो आपका स्तर होता है पहला पूर्व पारंपरिक स्तर, तो पूर्व पारंपरिक स्तर में आपके 2 चरण होते हैं, पहला और दूसरा। पहले में क्या होता है, आज्ञा एवं दंडकारिता होती है, दूसरे में आपका होता है लोभ होता है, मतलब लाभ या लोभ, ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं बातें। तो जो आपका पहला स्तर का आपका दूसरा जो आपका चरण था आत्म केंद्रिता और लाभ की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका, इसे हम बोलते क्या है, वाद्य सापेक्षतावादी अभिविन्यास या यांत्रिक सापेक्षतावादी सिद्ध अभिविन्यास बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस नियम को यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत को आप विधिवत पढ़ लें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो आप इन क्वेश्चंस में हमेशा गलती करके आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सीधे हेंज पूछा गया, मतलब अगर आपको हेंज का डिलेमा नहीं पता है, हेंज की दुविधा नहीं पता है, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को जो है नहीं कर पाएंगे और आप जो है हमेशा फंसते रहेंगे। तो इसमें दिया गया कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पे है? तो आपको अब ध्यान देना है, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय, सामयिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत आधार व लोकतांत्रिकता, और चौथा इसमें है दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि कानून की स्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो मतलब यह कि जो नियम बने हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो है हम भलाई के लिए हम नियमों को जो है तोड़ सकते हैं, मतलब कानून नम्य है उनको तोड़ा सकता है, उनमें परिवर्तन या संशोधन किया सकता है। तो ये कौन सा आपका है, मैंने बताया था कि ये आपका जो है इसमें आपका रहा है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। और ये हमने बात इसमें कर ली है कि अगर आप इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ नियम पहले से बने हुए हैं, अगर उसमें परिवर्तन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर पारंपरिक स्तर में आपका आता है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध कानूनी विन्यास में कानून स्थिर नहीं है, कानून तोड़े जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही है, नैतिकता का विरोधाभास है। व्यक्तिगत अधिकार व यहाँ पर आपका लोकतांत्रिकता की बात कर रहे हैं, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आप विधिवत इसको दे सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि, अब तर्क क्या दिया, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर क्रमिक विकास की यहाँ पर उन्होंने बात की है और कुछ चरणों में बात की है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा यहाँ पर आपका है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पर आपके 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तरों में प्रत्येक स्तर में आपके 2-2 चरण यानी कि कुल 6 चरण बताए हैं, 3 स्तर 6 चरण। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, ये भी आपका सटीक नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है कि किसमें हम बात कर रहे हैं। ये आपका जो है बात यह है कि इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात आ रही है, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, ठीक है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे बारे में अच्छा कहेंगे। तो कहने का मतलब हम परंपरा जुड़ रहे हैं, मतलब जो पारंपरिक आपका स्तर है वही आपका बता रहा है कि जो है यहाँ पर आपका लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये आपका किस में आपका आता है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की में आता है, और इसको हम बोलते क्या है, पारंपरिक स्तर का पहला चरण बोलते हैं। तो आप पारंपरिक स्तर में जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों का व्यवहार करना चाहिए। यह भी आपको ध्यान देना कि हमें खरा उतरना है तो कहाँ उतरना है, ठीक है।
और जो मैंने बताया कि समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, तो यही बात है। अच्छा तरीका है मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, जो समाज की अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरें, तो हम किस पे जाएंगे? सीधा आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका पारंपरिक स्तर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा लड़का अच्छे लड़के विन्यास प्रशंसा की अवस्था में आपका आता है अच्छा, अगर अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये हम परंपरा की बात कर रहे हैं, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए वही क्वेश्चन आप क्या गया, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। किसने की है? कैरोल गिलिगन ने। और किस पे की है? यहाँ पर मैं बताया था जेंडर पूर्वाग्रह पे। किस पे किया? यहाँ पर आपका जेंडर पूर्वाग्रह पे ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बताया था कि इनके जो सारे के सारे जो प्रयोग थे वो 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए थे। वहाँ पर महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा था कि महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा जो है किस में रहती हैं? तीसरे स्तर में रहती हैं, उत्तर पारंपरिक स्तर में, दूसरों की यहाँ पर जो है देखभाल करने में, यानी कि दूसरों की भलाई करने में जो उनकी होती है वो देखभाल की इनकी जो है नीति होती है, देखभाल का इनको जो है नैतिक होता है। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब यह कि ये नारीवादी दृष्टिकोण से जो है यहाँ पर आपका जो है इन्होंने इसमें विशेष ध्यान दिया है। तो यहाँ पर नारीवादी फ्रॉम ए फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव, तो ये इनका जो है इनका वो आलोचना रही है। और किसने की है? कैरोल गिलिगन ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास शो करता है, मतलब वैसे करता है। तो मैंने बताया कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो आपका आता है ये किस में आपका आता है? पारंपरिक स्तर में आपका आता है। किस में आपका आता है? पारंपरिक स्तर में, कन्वेंशनल स्तर में। अगर हम सोसाइटी में या समाज में या राष्ट्र के अगर हम जो आदेश है वो मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, यानी कि प्रशंसा की अवस्था, और हमें अनुमोदन मिलता है तो हमको भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है आपका वो बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका आप देखिए यहाँ पर आपके लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे। तो मैंने यहाँ पर आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या था, इसे हम कैसे समझेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। मतलब ये कि अगर पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएं तो हम तीनों स्तर और 6 चरणों को अगर हम समझ लेते हैं तो हम विधिवत जो है हिंद की कहानी के आधार पर मैं समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कंटेंट बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो को अपने जो भी शिक्षक साथी हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक जो है अवश्य पहुँचाएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट और जो आपका परीक्षा की दृष्टि से टू द पॉइंट आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका समय 1 माह का बचा है। मान चलिए लगभग आप 1 माह में तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आप जो है लगभग 100 के आसपास स्कोर करें। तो वीडियो में जुड़ने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।